हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बुक्स एंड टॉक्स। तो मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ एंड आई रियली होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। सो प्लीज़ मेरी सबसे पहले तो रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इवन जिसे नोट्स चाहिए हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट का जो पीडीएफ का लिंक है वो मिल जाएगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है। तो आज हम फोर्थ सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस की यूनिट थर्ड लेकर आए हैं। यूनिट फोर्थ ऑलरेडी चैनल पर डली हुई है पहले से ही, और फर्स्ट सेकंड में डल चुकी है। ठीक है। सो आज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे इंडिया फेडरेशन सेंटर, स्टेट रिलेशन, उसके साथ साथ यूनियन एंड टेरिटरीज और सिटीजनशिप। हम ये चारों के चारों चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो मेरे आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो अब हम बात करते हैं इंडियन फेडरेशन सेंटर। तो इंडिया फेडरेशन सेंटर कैसे है? तो पहली बात तो देखो यार, ऐसा है कि इंडिया फेडरेशन सेंटर है। फेडरेशन सेंटर कैसे कि इंडिया जो है डिफरेंट स्टेट्स से मिलकर एक इंडिया बना है। मतलब कि इंडिया जो है छोटी जो मतलब टेरिटरीज हैं उन सबके मिलकर ही तो इंडिया बना है। तो इंडिया क्या हुआ, एक फेडरेशन सिस्टम है इंडिया। ठीक है। तो अब बेसिकली अगर हम बात करते हैं इंडिया फेडरेशन सेंटर की, तो उसमें ये बात करी गई है कि जो हमारे पास जो अथॉरिटीज हैं, मतलब कि जो हमारे पास सेंट्रल अथॉरिटीज है, ठीक है, उसका जो है पावर का शेयर करा गया है। हमारे फेडरल सिस्टम में जो पावर्स हैं वो यूनियन में डिवाइड करी गई है, मतलब स्टेट में भी और यूनियन में भी। ठीक है। और इसका मेन एम क्या है डिवीजन ऑफ पावर का? इसका मेन एम ये होता है कि कंट्री की यूनिटी बनी रहे, साथ साथ जो है कॉपरेशन प्रमोट करी जा सके सेंटर और स्टेट के बीच में। ठीक है, इसलिए फेडरेशन सिस्टम लाया गया था इंडिया के अंदर। क्योंकि हमारा इंडिया यार सिंगल तो है नहीं, बहुत सारे स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के अंदर। इंडिया बना ही स्टेट्स से मिलकर है। ठीक है ना। तो इतने सारे स्टेट्स को स्टेट्स में यूनिटी बनाने के लिए, कोऑपरेशन बनाने के लिए जो है हमने फेडरलिज्म अडॉप्ट करा था। ठीक है। तो बेसिकली फेडरेशन में क्या है, यहाँ पे टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। एक गवर्नमेंट है जो एंटायर कंट्री के लिए काम करती है, और अदर हैंड जो गवर्नमेंट है वो टेरिटरीज के लिए काम करती है। ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होगी उसके खुद के फ्यू सब्जेक्ट्स के लिए, जो हमारे कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के जो सब्जेक्ट्स है ना, नेशनल इंटरेस्ट के जितने भी सब्जेक्ट है उन सबके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। और दूसरे हाथ पे स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी उसकी खुद की पावर्स के लिए। ठीक है ना। लेकिन इन दोनों में से मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आंसरेबल नहीं होगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही गवर्नमेंट जो है आंसरेबल होंगी किसको? हमारे सिटीजन्स को। ठीक है ना। दोनों ही गवर्नमेंट सिटीजन्स के लिए आंसरेबल होती है। अब अगर बात करा जाए हमारे फेडरल सिस्टम के क्या फीचर्स हैं, तो पहला फीचर तो यही है कि इसके अंदर ड्यूअल गवर्नमेंट पॉलिटी है। ड्यूअल गवर्नमेंट पॉलिटी का मतलब है कि जो पावर्स हैं वो डिवाइड है सेंट्रल और स्टेट के बीच में। ठीक है ना, दो पार्ट्स में डिवाइड है, किसके? सेंट्रल के और स्टेट के बीच में पावर्स को डिवाइड करा गया है। ठीक है। अब डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस लेवल्स। तो वेरियस लेवल में डिवीजन ऑफ पावर कैसे है? आपको पता होगा हमारे यहाँ लोकल अथॉरिटीज भी काम करती हैं। ठीक है। तो इसलिए जो पावर्स हैं वो सेंट्रल और स्टेट के साथ साथ लोकल अथॉरिटीज को भी दी गई है, ताकि जो कॉपरेशन है वो अच्छे से हो सके। इवन जो माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं, एक अकेली स्टेट या अकेला सेंटर माइनर सब्जेक्ट्स को कवर नहीं कर सकता है, इसलिए कुछ लोकल अथॉरिटीज अपॉइंट करी जाती है उन काम को करने के लिए। ठीक है ना। अब आया रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफी ज्यादा रिजिड है, काफी कॉम्प्लेक्स है, उसे कोई भी जल्दी से अमेंड नहीं कर सकता है। ठीक है। अब बात करें इंडिपेंडेंट जुडिशरी की, तो हमारा जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा है इसलिए ताकि अगर स्टेट और सेंटर के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो वो कौन सॉर्ट करेगा? वो सॉर्ट करेगा हमारा जुडिशरी सिस्टम। ठीक है। अब आया बाइकैमरलिज्म। तो बाइकैमरलिज्म में यही है कि हमारे पास दो अथॉरिटी है, एक लोकसभा है एक राज्यसभा। और फर्स्ट टाइम बाइकैमरलिज्म कब लाया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में लाया गया था बाइकैमरलिज्म, जो हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था। ठीक है ना। और ये जो है ना, तो गवर्नमेंट एक्ट 1919 ये वाला एक्ट पेपर में आता है। ठीक है ना, तो उसे प्लीज अच्छे से पढ़ लेना। और इनकी जो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है वो आपको नोट्स में मिल जाएगी। ठीक है।
अब आया फेडरलिज्म इन इंडिया। हमारा जो इंडिया है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, वो है फेडरल, मतलब कि क्वासी फेडरल सिस्टम है हमारे पास इंडिया में। ठीक है। इसके अंदर फेडरल भी है और यूनिटरी सिस्टम भी है, दोनों सिस्टम हमारे पास। फेडरल मतलब जिसमें डिवीजन ऑफ पावर है, यूनिटरी मतलब जिसके पास सारी ही पावर है। ठीक है। अब हमारा आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो यही कहता है, इंडिया जो है, दैट इज भारत, वो एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। क्या है वो? यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब कि इंडिया क्या है? इंडिया यूनियन है किसका? स्टेट्स का। ठीक है। कहीं पर भी वर्ड फेडरेशन नहीं मेंशन करा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फेडरेशन वर्ड का इस्तेमाल नहीं करा गया है। ठीक है। अब है एलिमेंट्स ऑफ फेडरलिज्म वन इंट्रोड्यूस इनटू मॉडर्न इंडिया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। हमारे जो मेन एलिमेंट्स है फेडरलिज्म के वो कहाँ से इंट्रोड्यूस हुए? हुए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से इंट्रोड्यूस हुए थे, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? हमने बाइकैमरलिज्म के बारे में पढ़ा था, और उसके साथ साथ हमने ये देखा था कि सेंटर एंड प्रोविंशियल के बीच में जो पावर्स हैं वो सेपरेट कर दी गई थी। सेंट्रल के प्रोविजनल के जो सब्जेक्ट्स थे उसको भी सेपरेट कर दिया गया था। ठीक है ना। तो एल जो हमने जो मॉडर्न में जो आज जो इंट्रोड्यूस हो रहा है इंडिया का, वो किस बिहाफ पे हो रहा है? हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के बिहाफ पे हुआ था। अब इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है? फेडरलिज्म की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमें फेडरलिज्म की जरूरत पड़ रही है। पहली बात, इसका एम है कि प्रमोट कर सके क्लोज कॉपरेशन, सेंटर और स्टेट्स के बीच में कॉपरेशन प्रमोट हो सके। सोवरेन पावर दोनों के हाथों में दी जा सके, सेंट्रल के भी और स्टेट के भी। नेशनल यूनिटी को बनाया जा सके। ठीक है। रीजनल डिफरेंसेस के बेसिस पर भी नेशनल यूनिटी को बनाया जा सके, इसलिए पावर का डिवीजन बहुत जरूरी है। फिर म्यूचुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करा जा सके, मतलब जो प्रॉब्लम है उनको म्यूचुअली सॉल्व करा जा सके, और म्यूचुअली डिफेंस जो है प्रोवाइड कराया जा सके, नेशनल पे भी और स्टेट पर भी। ठीक है। टू प्रोवाइड एफिशिएंसी वर्क ऑन बोथ लेवल, दोनों ही लेवल पे अच्छा एफिशिएंट वर्क हो सके, इसलिए भी फेडरलिज्म को अडॉप्ट करा गया। टू कवर स्मॉल सब्जेक्ट बिकॉज सिंगल पावर कैन नॉट कवर माइनर सब्जेक्ट्स। इसमें क्या है, जो हमारी सेंट्रल पावर है वो सारे माइनर सब्जेक्ट कवर नहीं कर सकते, उसके लिए स्टेट को अथॉरिटी देना जरूरी है। ठीक है। तो ये कुछ हमारा ऑब्जेक्ट्स हैं फेडरलिज्म के। और प्लीज गाइस, वीडियो अच्छी लग रही है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके। एंड अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकता है। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप मेरे इंस्टाग्राम HR Education 01 को भी फॉलो कर सकते हैं। तो अब आया हमारा यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन यूनियन। ठीक है। अब इंडियन यूनियन के हमारे यूनिटरी फीचर्स क्या हैं? अच्छा, क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में यूनिटरी और फेडरल को लेके, जो अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो पहला यूनिटरी फीचर क्या है? द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल है। मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कर सकते हो, लेकिन आप जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं या हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते, वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है। मोर पावर वेस्टेड इन द सेंटर। ऑब्वियसली बात है, हमारे यहाँ आर्टिकल 249 अगर आप देखेंगे तो पावर किसके पास है? सबसे ज्यादा पावर हमारे पास सेंटर के पास है, स्टेट से ज्यादा किसके पास है? सेंटर के पास। अब आया, लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा। लोकसभा ज्यादा पावरफुल है क्योंकि लोकसभा के अंदर लोग भी ज्यादा हैं। ठीक है ना। तो लोकसभा क्या है? लोकसभा के पास ज्यादा पावर्स है। अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन लोकसभा। लोकसभा के अंदर थोड़ा जो स्टेट के रिप्रेजेंटेशन है वो अनइक्वल है। जैसे फॉर एग्जांपल यूपी से अगर 3 लोग हैं फॉर एग्जांपल, तो दूसरी साइड गोवा से सिर्फ एक बंदे की रिप्रेजेंटेशन है, तो इससे क्या होता है कि अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है इसके अंदर। ठीक है। न्यू स्टेट फॉर्मेशन। न्यू स्टेट फॉर्म कर सकता है, किसी स्टेट को दूसरे स्टेट के साथ मर्ज कर सकता है, ये सारे काम कौन कर सकता है? ये सारे काम की अथॉरिटी होते हैं हमारे यूनियन के पास। पावर टू रिमूव की ऑफिशियल। स्टेट भी जो हमारी स्टेट है, स्टेट लेवल पे ऑफिशियल्स को हम स्टेट हायर तो कर सकते हैं ऑफिशियल्स को। ठीक है। रिमूव भी कर सकती है, लेकिन जो हमारे बड़े ऑफिशियल्स हैं उनको कौन रिमूव कर सकता है? उनको सिर्फ यूनियन ही रिमूव कर सकते हैं। जैसे हमारे हाई कोर्ट के जजेस हो गए या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, इनको रिमूव करने की पावर यूनियन के पास है। ठीक है ना, मतलब सेंटर के पास है। तो एक तरीके से देखा जाए तो इंडिया कहीं ना कहीं यूनिटरी है। कहने को पावर दोनों के पास है, स्टेट के पास भी है, सेंट्रल के पास भी है, लेकिन कभी भी कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट पड़ेगा तो सेंटर ही उसको प्रिवेल करेगा। ठीक है। और देखा जाए, लोकसभा के पास ज्यादा पावर है राज्यसभा के अकॉर्डिंग। ठीक है। अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई है।
उसके साथ साथ जो हमारी न्यू स्टेट की फॉर्मेशन है उसकी अथॉरिटी भी किसके पास है, सेंटर के पास है। तो अगर ध्यान से भी कुछ चीज को देखा जाए, इंडिया कहने को तो फेडरल है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पास ही यूनिटरी फीचर्स हैं। ठीक है ना। तो इंडिया को अगर ध्यान से देखा जाए तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मिक्स नेचर का है। वो कुछ जगहों पे फेडरल है और कुछ जगहों पे वो यूनिटरी नेचर का है। ठीक है। बाकी अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज आप पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अब है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक का हमारे दिया गया है पार्ट फर्स्ट के अंदर। तो जो बात करता है आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है, आर्टिकल फर्स्ट ये कहता है कि दैट इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया क्या है, इंडिया भारत, और वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, मतलब कि स्टेट से मिलकर बना हुआ है। आर्टिकल आर्टिकल 1 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है, स्टेट्स दैट द स्टेट एंड द टेरिटरीज विल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। हमारी जो स्टेट और इसको टेरिटरीज है हमारी फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड करी गई है। द टेरिटरी ऑफ इंडिया विल कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग। इन्होंने बोला है कि ये तीनों चीजें हमारी इंडियन टेरिटरी के अंदर आती हैं। पहला, टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, स्टेट की जो टेरिटरीज हैं वो इंडियन टेरिटरी में आएगी। द यूनियन टेरिटरीज मेंशन इन द फर्स्ट शेड्यूल, जो यूटीज हमारी फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है वो भी किस में आएगी, हमारी इंडियन टेरिटरी में आएगी। ठीक है। सच अनदर टेरिटरीज एज में बी एक्वायर्ड, सच कुछ अलग टेरिटरी जो एक्वायर्ड होंगी वो भी हमारे किस में आएगी, हमारी टेरिटरी के अंदर आएगी, टेरिटरी ऑफ इंडिया में आएंगी। ठीक है। यूनियन ऑफ इंडिया एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया ये दोनों ही डिफरेंट हैं। यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर हम इंक्लूड करते हैं स्टेट्स को जो एंजॉय कर रही हैं स्टेटस, जो फेडरल सिस्टम का जिन्हें स्टेटस मिल चुका है, हम उन्हें इंक्लूड करते हैं यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है, जिनके पास सिस्टम है और जो पावर शेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है। अब टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है वो इंक्लूड सिर्फ स्टेट को नहीं करता है, बट वो यूनियन टेरिटरीज को भी करता है या फिर ऐसी दूसरी टेरिटरीज को भी करता है जो एक्वायर हो सकती है इंडिया में इन फ्यूचर। ठीक है ना। तो हमारा जो फर्स्ट शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या कहता है, वो स्पेसिफिक स्टेट्स एंड टेरिटरीज दोनों की ही बात करता है। ठीक है। तो ये था हमारे कुछ ये था हमारा आर्टिकल फर्स्ट जो बात करता है किसकी, इंडिया की। ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल सेकंड। तो आर्टिकल सेकंड डील करता है हमारे एडमिशन को लेकर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स को लेकर। ठीक है ना। तो आर्टिकल 2 किस बारे में बात करता है, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। ठीक है, पार्लियामेंट बाय लॉ एडमिट कर सकता है यूनियन को और या फिर एस्टेब्लिश कर सकता है किसी नई स्टेट को, बेस्ड ऑन टर्म्स एंड कंडीशन के बेस पे कोई नई स्टेट को ये क्या कर सकता है, उसका एडमिशन ले सकता है या उसका एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। ऐसा हमारा आर्टिकल 2 के अंदर दिया गया है। आर्टिकल 3 ये कहता है, आर्टिकल 3 ये कहता है कि जो पार्लियामेंट है, ठीक है, बाय लॉ वो फॉर्म कर सकता है, एक न्यू स्टेट बना सकता है वो। ठीक है। या फिर वो सेपरेशन कर सकता है किसी टेरिटरी का किसी दूसरी स्टेट से। ठीक है। या फिर यूनाइट कर सकता है दो और दो से ज्यादा स्टेट को। ठीक है। या फिर और इन पार्ट्स और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू पार्ट ऑफ एनी स्टेट, या फिर वो या तो इन पार्ट्स में किसको यूनाइट कर सकता है या फिर किसी भी टेरिटरी को किसी दूसरे स्टेट के साथ वो यूनाइट कर सकता है। ठीक है ना। मतलब पार्लियामेंट के पास ये पावर है, या तो वो नई स्टेट बना सकता है या सेपरेशन कर सकता है किसी टेरिटरी की किसी स्टेट से, या फिर क्या कर सकता है किसी दो स्टेट्स को एक साथ मर्ज कर सकता है। ठीक है। या फिर पार्ट में मर्ज पार्ट उसके जो पार्ट्स कर सकता है। ठीक है। या फिर दो टेरिटरीज को एक साथ वो मिला के स्टेट बना सकता है। तो ये सारी अथॉरिटी किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज ऑफ स्टेट। ठीक है। बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, ये सब कर सकता है कौन, ये सब कर सकता है हमारा पार्लियामेंट, मतलब ये सब सेंटर के पास अथॉरिटी है ये सब करने की। ठीक है। अब आया हमारा आर्टिकल 4 क्या बात करता है। तो जो हमारा आर्टिकल 4 है वो यही बात करता है, स्टेट दैट एनी लॉ रेफर टू आर्टिकल 2 और 3, जो भी लॉ हमारा आर्टिकल 2 और 3 में दे रखा है उसके अंदर सच प्रोविजंस होंगे। ठीक है। और वो अमेंड कर सकता है हमारा फर्स्ट शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल इन ऑर्डर टू गिव इफेक्ट द प्रोविजन ऑफ द लॉ। मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि हमारा जो लॉ है, ठीक है, ये स्टेट करता है कि हमारा जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 है उसके अंदर ऐसे सच प्रोविजंस हैं वो अमेंड हो सकते हैं। ठीक है ना।
एक सेकंड। हम्म। तो फिर हमारा जो आर्टिकल 4 है वो ये बात करता है कि कोई भी एनी लॉ रेफर टू इन आर्टिकल 1 2 और 3, मतलब कोई भी लॉ जो हमारा आर्टिकल 2 और 3 के अंदर दिया गया है, ठीक है, shall contain such provision as required to amend the first schedule and fourth schedule। मतलब कि ये लोग क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं फर्स्ट स्केड्यूल को एंड फोर्थ स्केड्यूल को, इन ऑर्डर टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द लॉ, किस लिए कि लॉ के जो प्रोविजन है उसको इफेक्ट देने के लिए। और ये कंटेन कर सकते हैं स्पेसिफिक इंसिडेंशियल एंड कॉन्सिक्वेंटियल प्रोविजंस, ठीक है ना। ये अपने साथ कुछ स्पेसिफिक इंसिडेंशियल एंड कॉन्सिक्वेंटियल प्रोविजंस को भी जो है अपने साथ कंटेन कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो हमारे प्रोविजन है जो कंसिडर, मतलब उनको लगे कि जो प्रोविजन नेसेसरी है पार्लियामेंट के लिए, मतलब पार्लियामेंट को लगे कि ये प्रोविजन नेसेसरी है, तो ये उन प्रोविजंस को अमेंड कर सकते हैं या फिर उसके अंदर प्रोविजंस को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात करते हैं हमारे आर्टिकल 4 कि आर्टिकल 2 और 3 के अंदर, ठीक है, कहीं ना कोई प्रोविजन लग रहा है कि रिक्वायर्ड है तो ये उससे अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये था आर्टिकल 1 2 3 एंड 4 जो हमारा इंडियन टेरिटरीज की बात कर रहा था। फेडरेशन हमने पढ़ा, ठीक है, फेडरल सिस्टम हमने पढ़ा। अब बात करते हैं सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप क्या है? तो बेसिकली जो सिटीजनशिप है वो एक लीगल स्टेटस है, ठीक है, जो डिफाइन करता है रिलेशन स्टेट का, मतलब कि डिफाइन करता है रिलेशन किसका, एक पर्सन का और एक स्टेट का, ठीक है। ये इंक्लूड करता है हमारे स्पेसिफिक राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब जो एक सिटीजन है उसके पास ज्यादा अधिकार होते हैं एज कम्पेयर टू नॉन सिटीजन्स, ठीक है। तो ये क्या है, सिटीजनशिप, सिटीजनशिप एक लीगल स्टेटस शो करता है। क्या शो करता है? एक लीगल स्टेटस, ठीक है। आ नेशन ग्रांट्स सर्टेन राइट्स एंड प्रिविलेजेस टू सिटीजन। क्या होता है, एक जो नेशन होता है वो अपने सिटीजन को सर्टेन राइट्स और प्रिविलेजेस देता है, जो एज बीइंग अ सिटीजन वो उस चीज को एंजॉय कर सकता है, ठीक है ना। हर सिटीजन्स के पास अपने राइट्स हैं, अपनी लिबर्टीज हैं, अपने प्रिविलेजेस हैं, ठीक है। इन रिटर्न citizens are expected to obey their country's laws and defend it against its enemies। तो क्या होता है, सिटीजनशिप आपको दी गई है कि आप ये सब एंजॉयमेंट कर सकते हो, और उस रिटर्न में आपको क्या करना होता है, एज अ सिटीजन ये आप लोग से एक्सेप्ट करा जाता है कि जो लॉज हैं कंट्री के आप उसको ओबे करो। इवन अगर कभी ऐसी जरूरत पड़ी अपने स्टेट को प्रोटेक्ट करने की तो आप जो है एनिमीज के खिलाफ उसको डिफेंड करो, ठीक है। ऐसा एक्सपेक्ट करा जाता है एज अ सिटीजन, ये चीज एक्सेप्ट करी जाती है कि अगर आप हमारे अपने देश के नागरिक हैं तो अगर देश पे कल को कोई मुसीबत आई है तो आप सब लोग एक साथ इकट्ठे होके एनिमी से अगेंस्ट अपने देश को बचाओ। तो ये चीज क्या करी जाती है, ये चीज एक्सपेक्ट करी जाती है। अब योर सिटीजन से सिग्निफाई द रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट। सिटीजनशिप से क्या पता चलता है, रिलेशन किसका, इंडिविजुअल और स्टेट का, ठीक है। लाइक एनी अदर मॉडर्न स्टेट इंडिया हैज टू काइंड्स ऑफ पीपल। इंडिया के पास दो तरह के पीपल, एक है सिटीजन और एक है एलियंस। तो एलियंस कौन है, जो बाहर के लोग हैं, और सिटीजन जो इंडिया के सिटीजन हैं, जो भारत के नागरिक हैं। सिटीजन जो है फुल मेंबर ऑफ इंडियन स्टेट है, ठीक है। दे एंजॉय ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है ना। हमारे सिटीजन को सिविल एंड पॉलिटिकल दोनों तरीके के राइट्स मिलते हैं जो वो आराम से एंजॉय कर सकते हैं। सिटीजनशिप इज एन आइडिया ऑफ एक्सक्लूजन एज इट एक्सक्लूड नॉन सिटीजन। सिटीजनशिप के अंदर नॉन सिटीजन को ज्वाइन नहीं करा गया, नॉन सिटीजन को सिटीजनशिप से बाहर रखा गया है, ठीक है। अब बेसिकली हमारे पास ना टू प्रिंसिपल हैं जो काफी पुराने, ये दो सिद्धांत हैं सिटीजनशिप के, जिसमें एक है हमारा जस्ट सॉली। ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब ये है राइट ऑफ द सॉइल, ठीक है। ये एक लीगल थ्योरी है जो ग्रांट करती है सिटीजन को या फिर किसी भी व्यक्ति को जो वहां पे बॉर्न हुआ उस स्टेट टेरिटरी के अंदर, रिगार्डलेस ऑफ देयर पेरेंट सिटीजनशिप फ्रॉम द टाइम, ठीक है। तो क्या होता है, ये बात करता है सिटीजन की जो वहां पर पैदा हुए हैं, ठीक है, जो बच्चे वहां पर बॉर्न हुए हैं, ठीक है। पर मोतीलाल नेहरू की जो कमेटी आई थी, ठीक है, उन्होंने इसको जो है प्रमोट करा।
ठीक है। तो जो इंडियन लीडरशिप थी वाज इन फेवर ऑफ द एनलाइटेन कॉन्सेप्ट ऑफ जस्ट सॉइल। तो हमारी जो लीडरशिप थी इंडिया की, वो मतलब जो लीडर्स थे वो इस फेवर में थे कि जस्ट सॉइल का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है ना। जो वहाँ पे पैदा हुआ है उसे सिटीजनशिप मिलनी चाहिए, उनके पेरेंट्स के ब्याह पे सिटीजनशिप नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है ना। अब ये दो कॉन्सेप्ट है, एक तो था जस्ट सॉली मतलब राइट ऑफ बर्थप्लेस, एज एक और है जस्ट सैंग्विन्स मतलब राइट ऑफ ब्लड। सिंपल सी बात, ये दो है, इनमें से वैसे आते तो है नहीं, बट ये मैंने लिख दिया अगर बाय चांस आ गए तो। ये पेपर में अभी तक ऐसा कुछ तो आया नहीं है। अब है सिटीजनशिप एक्ट 1955 में हमारे पास आया था, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करा गया, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कैन बी एक्वायर्ड इन द फॉलोइंग वेज। आप इन फॉलोइंग वेज में सिटीजनशिप ले सकते हो इंडिया की। कैसे? या आप सिटीजनशिप आपको तब मिली हो जब आप कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाई हो। सिटीजनशिप आप बाय बर्थ ले सकते हो। सिटीजनशिप आप बाय डिसेंट ले सकते हो, बाय रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, बाय नेचुरलाइजेशन आप सिटीजनशिप जो है ले सकते हो, ठीक है। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, मतलब कि बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको जो है सिटीजनशिप मिल सकती है। पीपल हु वर डोमिसाइल इन इंडिया एज ऑन 26 नवंबर 1949 ऑटोमेटिकली बिकम सिटीजन्स ऑफ इंडिया। जो लोग 26 नवंबर 1949 में सिटीजन थे वो तो ऑटोमेटिकली सिटीजन ऑफ इंडिया बन गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के टाइम पर, ठीक है। पर्सन जो बॉर्न हुए इंडिया के अंदर आफ्टर 26 जनवरी 1950, जो 26 जनवरी 1950 के बाद जो लोग बॉर्न हुए हैं, लेकिन जो लोग 1 जुलाई 1987 पे जो लोग बॉर्न हुए हैं वो सब भी क्या है, वो सब इंडियन सिटीजन माने गए हैं, ठीक है। जो पर्सन बॉर्न हुआ है 1 जुलाई 1987 का इज एन इंडियन सिटीजन, चाहे उसके पेरेंट्स सिटीजन ऑफ इंडिया थे या नहीं थे एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है। पर्सन born after 3rd December 2004 are Indian citizen if both parents and Indian citizen, or if one parent is an Indian citizen and other is not an illegal migrant। तो ये बात बोली गई 3rd दिसंबर के बाद, 2004 के बाद जो लोग इंडिया में पैदा हुए हैं, या तो उनके दोनों ही पेरेंट्स इंडियन सिटीजन हो तब चाइल्ड इंडियन सिटीजन है, या फिर कोई एक पेरेंट इंडियन सिटीजन हो, दूसरा ना हो, लेकिन जो दूसरा है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो ये बात बोली गई। और सिटीजनशिप क्या है, सिटीजनशिप आपको बाय बर्थ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट। जो फॉरेन डिप्लोमेट्स के जो बच्चे हैं उनके ऊपर ये कॉन्सेप्ट लागू नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ हमारा सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, कि किसी से सिटीजनशिप मिल सकती है, कौन कौन इंडिया का सिटीजन है। अब आया हाउ कैन आई गेट इंडियन सिटीजनशिप, आपको इंडियन सिटीजनशिप कैसे मिल सकती है। तो इंडियन सिटीजनशिप आपको ऐसे मिल सकती है, आपको बाय बर्थ मिल सकती है, ठीक है ना, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, या फिर बाय नेचुरलाइजेशन। द कंडीशन एंड प्रोसीजर फॉर एक्वाजिशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप एज पर द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो जो हमारा कंडीशन एंड प्रोसीजर है, आपको सिटीजनशिप बनना है तो इंडिया का, वो किस में है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर दिया गया है, ठीक है। आप सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन बन सकते हैं अगर आप एक फॉरेनर हैं, नॉट एन इलीगल माइग्रेंट, जो जिनको इंडिया में रहते हुए 12 साल हो गए हैं, ठीक है, थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 12 months immediately preceding the date of application for 11 years in the aggregate in the 14th year preceding the 12 month, and other qualification is when the third schedule of the act। तो बेसिकली अगर आपको सिटीजनशिप चाहिए इंडिया की तो आप जो है इंडिया सिटीजन बन सकते हो। बाय नेचुरलाइजेशन आप तब बन सकते हो जब आपको 12 साल हो गए हैं इंडिया में रहते हुए, या फिर आपको 14 साल हो गए हैं, या फिर जो कंडीशंस हमारी थर्ड शेड्यूल के अंदर प्रिस्क्राइब हैं। सिंपल सी बात। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन क्या आए हैं इस चैप्टर से, तो इसमें आया डिस्कस द मेथड ऑफ अटेनिंग सिटीजनशिप। आप ये इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, ये वाला आंसर। फिर आया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल बट सोल इज यूनिटरी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है बट इसकी सोल क्या है, सोल यूनिटरी है। और सच में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल बट इसकी सोल यूनिटरी है, क्योंकि अभी हमने देखा कि हमारे पास फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो यूनिटरी फीचर है वो फेडरल से ऊपर है, ठीक है। तो इसके अंदर आप सबसे पहले बता सकते हो फेडरल सिस्टम के बारे में, फिर आप बता सकते हो इसके अंदर फेडरल सिस्टम कुछ फीचर्स बता सकते हो, फिर आप यूनिटरी के बारे में बता सकते हो, फिर आप यूनिटरी के फीचर्स के बारे में बता सकते हो,
फिर आप इसके अंदर ये लास्ट में अपनी स्टेटमेंट को रखते हुए कंक्लूजन दे सकते हो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल तो है, लेकिन हमारे पास कुछ कंडीशंस और कुछ प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे हैं जो ये चीज दिखाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो सोल है, ठीक है ना, जो उसका हार्ट है वो यूनिटरी ही है। क्योंकि हमारे पास आर्टिकल 249 है जो स्टेट करता है, नॉर्मल वो सीधा सीधा यही बोलता है कि भाई कॉन्फ्लिक्ट अगर दो स्टेट और यूनियन के बीच में है तो यूनियन ही प्रिवेल करेगी। इवन हमारे पास जो लिस्ट है उन लिस्ट में भी यूनिटरी मतलब जो सेंटर है उसके पास इतनी अथॉरिटी है कि वो स्टेट के सब्जेक्ट्स पे लॉज बना सकता है, कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स तो है ही उसके पास। तो आप ये चीज इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। वो भी इमरजेंसी, इवन आप इसमें इमरजेंसी का भी डिस्कस कर सकते हो कि इमरजेंसी के टाइम पर सारी की सारी पावर किसके पास हो जाती है, सेंट्रल के पास हो जाती है, स्टेट के पास से पावर को बंद कर दिया जाता है, स्टेट के पास पावर नहीं रहती है। तो आप ये कुछ बातें इसके अंदर डिस्कस कर सकते हो इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है। हाउ कैन आई गेट इंडियन सिटीजनशिप, हमने ऊपर पढ़ा इंडियन सिटीजनशिप आपको कैसे मिल सकती है। थ्रो द लाइट ऑन सेंटर एंड स्टेट पर लाइट हमें डालनी है। तो सेंटर एंड स्टेट पर लाइट क्या डालनी है, हमें बताना है सेंटर और स्टेट के जो रिलेशन है। ठीक है। डिस्कस द पॉलिटिकल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, हमें इसमें डिस्कस करना है पॉलिटिकल रिलेशन सेंटर और स्टेट के, जो कि हमने पीछे पढ़े। तो ये कुछ बेटा क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर से आए हुए हैं। ठीक है। बस प्लीज मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमेशा वही रिक्वेस्ट रहती है, इससे ज्यादा मैंने आज तक किसी से वैसे भी कुछ नहीं कहा। इवन नोट्स भी आप लोग को मैं दे देती हूँ, बट कभी कभी लेट हो जाता है तो उसको इतना सीरियस मत लीजिए प्लीज, क्योंकि होता है कि टाइम नहीं मिल पाता। सो बाकी मेरी आप सबसे यही एक रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज फॉलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक माई वीडियो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट्स।